नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा शाम के टाइम में 5 बजे से लेके 10 बजे तक में आपके लिए ग्रुप डी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया गया है। यानी प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते, पी वाई क्यूज कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को करने के लिए सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए जाते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर के पेपर से आइडिया हो जाता है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाने का लेवल क्या रहता है, कैसा सिलेबस रहता है, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पी वाई क्यूज से पता चलती हैं। और पी वाई क्यूज हमें बताता है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो इसी वजह से जितना भी आपको प्रैक्टिस करनी हो, तो सबसे पहले किसी भी पेपर की तैयारी करनी हो तो आपको सिलेबस के साथ में पी वाई क्यूज को देखना चाहिए, जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, लाइक कर दियो, बहुत अच्छा भाई। छत्री, सिमू, मायालिया, गौतम, सभी का गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस में। आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा आपको साइंस पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ, जो ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हमें ग्रुप डी की तैयारी करनी है। और ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए अगर हमने प्रीवियस ईयर नहीं किए तो फिर क्या किया। वफरिंग हो रही है, आती ही वफरिंग, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? वफरिंग तो नहीं हो रही है मेरी तरफ से, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका थंबनेल है। इस थंबनेल में आपको समझ में आ रहा होगा कि रेलवे ग्रुप डी के अभी फॉर्म चल ही रहे हैं। 1 तारीख को शायद उसका एंड हो जाएगा। इसके बाद में लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोगों के द्वारा पहले ही क्लासेस आपके लिए लेके आके हैं। यहाँ पर मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। और ये बात आती है कि पीवाई जो लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो 2022 में कई सारे एग्जाम हुए थे। तो उन एग्जाम्स को यहाँ पर एनालाइज करने के साथ साथ किस तरीके से उसके आंसर निकालने हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पेपर है वो कौन सा पेपर है? 17 अगस्त 2022 को ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में हम साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये शिफ्ट फर्स्ट का, अब आपको ये भी पता है कि भाई एग्जाम होता है तो एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड। तो रोजाना हम एक एक शिफ्ट को करते जाएंगे। अब हम कर रहे हैं 17 अगस्त की बात, इसके बाद 17 अगस्त की शिफ्ट सेकंड करेंगे, इसके बाद 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट को करेंगे। और इसी तरीके से सभी आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट का यहाँ पर एनालाइजेशन के साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल समझेंगे, क्वेश्चंस को करने का तरीका समझेंगे और उसके बारे में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी लेंगे। राधे राधे भाई, राधे राधे भाई, शुभम राजपूत। चलिए अब बात करते हैं कि आपको मालूम है कि मेरी जो क्लास है शाम को 6 बजे जो चलती थी वो अभी थोड़ा कुछ टाइम के लिए रोक दी गई है। और ये शाम को 6 बजे आपको साइंस का पीवाईक्यूज कराया जाएगा ग्रुप डी के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपके ललित सर, जो अभी नहीं दिख रहे, अब दिख रहे होंगे। तो ये ललित सर का जीएस की क्लास होगी। और जीएस की क्लास जो होगी वो मुझसे पहले हुआ करेगी, यानी शाम को 5 बजे जीएस की क्लास होगी। और एक क्लास आपको मिल भी चुकी है आज, जो है ये साइंस की पहली क्लास है, लेकिन जीएस की पहली क्लास हो चुकी है। इसके बाद ये 5 बजे होगी, मेरी 6 बजे होगी, और फिर उसके बाद में 8 बजे जो है वो आपको मैथ्स की क्लास मिलने वाली है। यानी यादविन सर के द्वारा मैथ्स की क्लासेस ग्रुप डी के पीवाईक्यूज यहां पर कराए जाने हैं। बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। हाँ भाई, बड़े दिनों के बाद दर्शन हो रहे होंगे, सही बात है भाई। बड़े दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं। कुंभ मेला खत्म करने के बाद, पूरे कुंभ खत्म कर दिया, अब हम अपने पाप धो चुके हैं, अब दोबारा पाप करते हैं। चलो इसी पे आ जाओ। तो आपको पता चल गया, साइंस की क्लासेस हो चुकी हैं, जीएस की क्लासेस रहेंगी और मैथ्स की क्लास रहेंगी। ये तीनों ही क्लास आपको पीवाईक्यूज के फॉर्म में आपको रोजाना मिलती रहेंगी। गुड नाइट। आते ही सुमित गोला भाई, गुड नाइट। पढ़ने आए हो कि सोने आए हो? चलें। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन, और आपको मालूम है मेहनत ज़्यादा करनी होगी। इस बार मैं बता दूं कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि लास्ट ईयर जो थी, यानी लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे जो वैकेंसीज थी वो 1 लाख प्लस थी, लेकिन अब जो है वो 32,000 प्लस हैं। तो आपको इस टाइम पे मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर आप उस टाइम पे पेपर दे चुके हो तो आपको पता होगा चाहिए, अगर आप वहाँ पे 2 से 5 घंटे देते थे तो इसके लिए आपको 5 से 7 घंटे, यानी उस टाइम को बढ़ाना होगा। महाकाल की दीवानी, जय महाकाल।
कोई बात नहीं है, जो नहीं गया तो कोई बात नहीं है, जो गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि आपका साइंस का 17 अगस्त 2022 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है कि जब परमाणु क्रमांक, फिर दिया है डैश, और नाभिकीय आवेश, फिर दिया है डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, फिर डैश, और उसके बाद इसलिए लिथियम से फेरस तक परमाणु त्रिज्या ये होगी। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है और सामने आपके सामने ऑप्शन है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है। तो यहां पे आपको इस तरीके से ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को यहां पे रख के देखना है और वो आंसर सही है या नहीं उस चीज को देखना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो इन क्वेश्चन को आपको करना नहीं है, प्रैक्टिस की बात है तो कर लेते हैं। आपको एक बात बता दूं कि साइंस की, क्योंकि हमें एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, साइंस की अगर क्लास 10 की बात करें तो ये क्लास 10 का चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। याद रखना, आए इस साल में 10th की बुक में आपको ये चैप्टर नहीं मिलने वाला, 10th की क्लास में ये चैप्टर नहीं मिलने वाला है, तत्वों का वर्गीकरण। तो ये बात समझ लो कि इस साल आपके पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि किया है भाई, ये आ चुका है पेपर तो करेंगे भी। तो यहां पे इतना याद रख लो कि परमाणु जो आपका यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण है, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुए हैं आपने एएलपी का देखा हो और इसके अलावा आपका आरपीएफ का होने वाला है, तो इन एग्जाम्स में आपको या ये वाले क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये चैप्टर हटा दिया गया है आपकी एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर दिया है तो पढ़ लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप जानते हैं, तो आप जानेंगे परमाणु क्रमांक की बात आती है। तो परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करूं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक में आपने देखा होगा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आपको पीरियोडिक टेबल मिलती है। तो पहले देखेगा एच, उसके बाद में एच आई, इसके बाद में एल आई, इसके बाद आपको देखेगा वेरियम यानी बीई, फिर देखेगा बोरॉन, फिर इसके बाद कार्बन। इस तरीके से आपकी जो तत्वों का वर्गीकरण है या पीरियोडिक टेबल है ये चलती है, ठीक है। अब ये बताता क्या है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर जो है ये बताता है परमाणु क्रम, यानी परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं। क्या बताता है कि परमाणु में या फिर जिस भी परमाणु की बात कर रहे हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो प्रोटॉन की संख्या बताता कौन है, परमाणु क्रमांक बताता है। तो जब भी यहां पे आप देखोगे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में दिखेगा आपको एच का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो यहां पर एच के नीचे 1 है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन में यानी हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हीलियम की बात कर रहा है तो इसके एटम में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। लिथियम की बात कर रहा है तो 3 प्रोटॉन है। ये बात कौन बताता है, ये एटॉमिक नंबर बताता है। तो आपको पता है कि अगर ये परमाणु है, परमाणु के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के अंदर आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसका चक्कर कौन लगाता है भाई, और इसका चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप एक बात बताओ, क्या न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसका मतलब आवेश किस पे हुआ, तो प्रोटॉन पे आवेश होता है, वो होता है आपका पॉजिटिव। क्या होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव। अब जितना ज्यादा प्रोटॉन, जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना आवेश मिलेगा तुम्हें नाभिक पर, ठीक है। बात समझना, एटॉमिक नंबर बता रहा है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी या प्रोटॉन का आवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि नाभिक पर भी आवेश बढ़ेगा। और अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है आकर्षण बल भी ज्यादा होगा, और आकर्षण बल ज्यादा होगा तो एटम जो है उसका साइज कम हो जाएगा। याद रखना, इस पर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या का मतलब है कि यहां पर प्रोटॉन की संख्या को अगर मैं बढ़ा दूं तो
न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश होता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, और आकर्षण बल ज्यादा हो जाने की वजह से एटम्स का साइज जो होता है वो कम हो जाएगा। इतनी बात समझनी है। अब देखो, जब परमाणु क्रमांक, अब परमाणु क्रमांक यहां पे क्या होगा, बढ़ेगा, तो जब परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, और नाभिकीय आवेश का क्या होगा, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उस पर नाभिक पर आवेश भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कैसा हो जाएगा, तो आपको पता, अभी बता दिया कि अगर आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये भी भाई बढ़ेगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास में, इसलिए Li से F तक परमाणु जो त्रिज्या होती है, तो आप एक बार बताओ, मैंने बताया कि आकर्षण बल बढ़ेगा तो बढ़ने पर क्या होगा, एटम क्या होगा, एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा, इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ये सारा कुछ हो गया आपका यहां पे। तो आप बता दो आंसर क्या होगा, यानी इंक्रीज, फिर इंक्रीज, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज, तो देख लो कौन सा आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। देखो सीधी सीधी बात याद कर लो कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उस पर आवेश भी बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है प्रोटॉनों का बढ़ना, और प्रोटॉनों का बढ़ने का मतलब क्या है, उस पर आवेश का बढ़ना। अगर आवेश बढ़ रहा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर आगे प्रोटॉन की तरफ में जाएगा तो क्या होगा, इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो यही बात मैंने बताई कि न्यूट्रॉन पर आवेश तो होता नहीं है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना नाभिक पर आवेश होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल भी बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाएगी। इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे टाइम लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने इस बात, मेरी बातों को नोटिस किया हो ना, तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होगे कि ये क्वेश्चन है क्या। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। फिर बता देता हूं कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या का बढ़ना, और अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक पर आवेश बढ़ रहा होगा, और नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इस नाभिक यानी परमाणु का साइज घटने लगेगा, और यही पूरा क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहां पे समझा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन, गुड इवनिंग त्रिषा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, पहला तत्व क्या है और अंतिम तत्व है, यानी हमें यहां पे अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व को बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उस टाइम पे टोटल तत्व कितने थे। एक बात याद रखना, अब आपके चैप्टर यानी 10th की बुक में ये चैप्टर अब नहीं है, तो इससे क्वेश्चन भी आने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि 2024 के जितने भी एग्जाम्स रेलवे के हुए हैं इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10 में चैप्टर था, अब ये चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन ये पहले आ चुका है, इस वजह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी का प्रैक्टिस के तौर पर इसको कर लेते हैं। अगर आ गया बाई चांस तो आपको यहां पे क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कैसे करना है, बाकी का ये याद रखना कि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आ चुका है 17 अगस्त 2022 के पेपर में, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी बात करते हैं। जब न्यूलैंड की बात करेंगे तो न्यूलैंड क्या है, न्यूलैंड एक व्यक्ति थे। न्यूलैंड ने क्या दिया, इन्होंने दिया ऑक्टेव का एक आपका नियम दिया था, जिसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज के टाइम में बात करेंगे तो न्यूलैंड ने जब ये नियम दिया था तो उस टाइम पे टोटल एलिमेंट कितने थे, याद रखना उस टाइम पे टोटल एलिमेंट ही 56 हुआ करते थे भाई,
कितने हुआ करते थे? 56 हुआ करते थे। तो यहां पर 56 एलिमेंट थे। आज के टाइम पे कितना है? प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल के एलिमेंट कितने? 118। ठीक है, प्रेजेंट में 118 हैं, लेकिन उस टाइम पे 56 हुआ करते थे। तो 56 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि अगर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख दें, पर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख दें, तो मान लो एक परमाणु द्रव्यमान ये है, इस परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या किया? तो कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 तत्वों तक रखा। इसके बाद में देखा कि आठवां जो परमाणु है, आठवें परमाणु की जो विशेषता है, स्पेशलाइजेशन है, वो पहले जैसा है। यानी एक अगर मैं इन पे नंबर डाल दूं तो ये नंबर डाल दिए, 7 तत्व रखे, सातों तत्व को देखा, सातों तत्व के बाद आठवां जो तत्व था, उस आठवें तत्व के विशेषता जो थी वो पहले जैसी थी, नौवें की जो विशेषता थी वो दूसरे जैसी थी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया? इस तरीके से इन्होंने अपने नियम दिए, यानी अष्टक नियम यहां पे इस तरीके से दिया। अब पहला तत्व क्या था? तो सबको पता है भाई, पहला तत्व तो आज भी हाइड्रोजन है, तब भी हाइड्रोजन था। और इसके बाद में आखिरी तत्व हमारा 56वां तत्व जो हुआ करता था वो थोरियम हुआ करता था। तो याद रखना, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता गया तो इन्होंने देखा कि सातवां जो द्रव्यमान है, यानी सातवें तक के जो परमाणु हैं, इसके बाद अगर आठवां आता है ना, तो आठवां जो होगा वो पहले जैसा दिख रहा है, यानी उसकी विशेषता जो है वो पहले जैसी है। नौवें की विशेषता दूसरे के तरीके की है, 10वें की विशेषता तीसरे जैसी है। इस वजह से इसमें जो 56 यानी टोटल 56 थे, तो 56 में पहला जो एलिमेंट था वो हाइड्रोजन था और लास्ट वाला था वो थोरियम था। इतनी बात समझ में आई? बस यही है, और मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। इस वजह से इससे क्वेश्चन भी आने के चांसेस नहीं है, और अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोला गया है जिप्सम को गर्म करना है, एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यानी हमने किसको गर्म किया? जिप्सम को गर्म किया है, और जिप्सम को गर्म करने पर एक यौगिक मिलता है जिसको आज अभी मान ले रहे हैं भाई एक्स है। यह एक सफेद चूर्ण है, यानी व्हाइट टाइप का एक पाउडर है। तो और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। अग्निरोधी पदार्थ का मतलब है कि यहां पर, यानी इसको अगर आग में जलाते हैं तो इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो सबसे पहले हमें यहां पर ये बात करनी है कि ये जो एक्स यौगिक है ना, वो इनमें से है क्या, इसकी बात हो रही है। सौरभ ने आंसर दिया है सी। तो पहले हम बात करते हैं कि जिप्सम क्या होता है भाई, हमें जिप्सम भी तो पता होना चाहिए। तो जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, ये है आपका जिप्सम। ठीक है, इस जिप्सम को क्या किया हमने? गर्म किया। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो मान लो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर यहां पे क्या मिलेगा? CaSO4 2H2O है। यानी अब बताओ, गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा भाई? पानी ही तो। गर्म करेंगे तो पानी ही तो उड़ेगा, भाप बनकर कौन उड़ रहा है? पानी उड़ेगा। तो यहां पर 2H2O थे, अब यहाँ पर कितना H2O रह गया? हाफ H2O रह गया। और इसके बाद में जो पानी उड़ा वो कितना था? वो 3/2 था। यानी हमारे पास में इतना बचा है, ये पार्ट बचा है। तो इस पार्ट को बाद में क्या बोला गया? इस पार्ट को बोला गया POP, और इस POP की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है। और आपने देखा होगा कि नम कर देने पर, इसमें मॉइस्चर डालने पर या पानी मिलाने पर फिर से ये सूखने पर कठोर हो जाता है। आपने देखे होंगे कि जब भी हड्डी टूट जाती है तो हड्डी के टूटने पर जो लगाया जाता है वो POP ही होता है, जो कि बाद में मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। हम बोल रहे हैं अग्निरोधी पदार्थ है। अग्निरोधी होने का मतलब क्या है? अग्निरोधी होने का मतलब है कि आग से नहीं जल रहा है। इसको जलाने पर आपको पता है इसके अंदर है पानी। अगर पानी की मात्रा है तो यहां पर क्या है? पानी के अणु के कारण ये अग्निरोधक पदार्थ है। कैसा है? अग्निरोधक पदार्थ है। किसके कारण? पानी के अणुओं के कारण। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारा अभी जो चल रहा है वो सब केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं ये सारे।
और आंसर आ चुका है, किसका किसका आया है? सिद्धि सिंह ने दी, अच्छा सौरभ ने आंसर दिया सी, सिद्धि सिंह, और सौरभ ने फिर बता दिया आंसर सिद्धि सिंह, ठीक है। यानी दोनों लोगों ने आंसर दिया और दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। तो ये जो एलिमेंट निकला वो कौन सा था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई समझने के लिए ध्यान रखना, समझना है, और बाकी का अगर आपको नॉर्मल पढ़ के आंसर देने तो आप ऐसे ही दे सकते हो, वो तो तुक्का भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप डी में क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल इस तरीके से ही रहता है कि अगर आपने पढ़ा होगा तभी इनके क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे। और आपको भी पता है कि इसमें लगभग वेटेज जो रहता है वो 25 नंबर का वेटेज है साइंस का, यानी साइंस का पार्ट ज़्यादा है, तो आपको इस पर फोकस करना होगा और इससे नंबर आपके बनते भी हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसके लिए मैंने सजेशन भी दिया है हमेशा कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं ये सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है, अगर आपने पढ़ी होगी तो। नहीं पढ़ी है तो कोई बात ही नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब यहां पर हमें दिया है एक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है भाई? निम्नलिखित अपघटन अवक्रिया में, यानी जो हमें डिकम्पोजिशन वाली अवक्रिया दे रखी है, इस अवक्रिया में पी क्यू आर एस की पहचान करनी है। तो यहां पे और याद रखना, और ऑप्शन में आपको समझ में आ रहा होगा कि पी क्यू आर और एस कुछ नहीं है, ये नंबर्स हैं। और अगर नंबर्स हैं तो हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब होता है कि इसको संतुलित करना है। यानी हमारे पास में रिएक्शन जो है, इस साइड जो नंबर होगा, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट। Fe2O3 क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। SO2 क्या है यहां पर? सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 क्या है यहां पर? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये पूरा है। और अपघटन की अवक्रिया क्या है? अपघटन की अवक्रिया का मतलब है कि एक पदार्थ से या एक अभिकारक से दो या फिर दो से ज्यादा उत्पाद मिल जाए। क्या वो? एक अभिकारक और एक अभिकारक से दो और दो से ज्यादा हमारे पास में उत्पाद मिल जाएं, उसे अपघटन की अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास में रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब है कि हमें संतुलित करना है। और अगर हम संतुलित करेंगे तो संतुलित किस आधार पर बैलेंस करेंगे, इसको याद रखना। यानी हमारे पास में लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी हमारे पास में चीजें हैं या जो भी हमारे पास में यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। अब एलिमेंट्स हमारे पास में क्या क्या है? इधर है आपके पास में Fe, तो हमने लिख दिया एक तरफ Fe, दूसरी तरफ में यहाँ पे एक और है S, और यहाँ पर ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी ये बात करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों इक्वल रहने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले ऑप्शन नंबर ए को। अब ऑप्शन नंबर ए में मैंने क्या किया कि यहाँ पर फेरस में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। फेरस क्या है इतना? यहाँ पे मैंने लिया कि 3 1 1 और 1 ले लो। 3 का मतलब है कि Fe कितना होगा? Fe हो गया हमारे पास में 3। ठीक है, उस साइड हमारे पास में Fe कितना है भाई? एक ही रह गया क्योंकि एक का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जब Fe ही हमारा बैलेंस नहीं हो पाया तो पहला ऑप्शन यहां पे हो जाएगा गलत। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है हमारे पास में 1, तो Fe हमारा 1 हो गया और Fe यहां पर भी 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सल्फर की बात करते हैं। S हमारे पास में कितना है? सल्फर हमारे पास में ये एक, तो सल्फर हमारे पास में एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी हमारे पास में सल्फर हो गए 2। तो इसका मतलब ये भी यहां पर बैलेंस नहीं हो रहा, आपका बी ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, और जब ये गलत हुआ तो हमारे पास में सी ऑप्शन है 1 1 2 1, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहां पर फेरस तो हमारा कंप्लीट यानी बैलेंस हो रहा है, लेकिन सल्फर बैलेंस नहीं हो रहा। सल्फर इधर 2 है और इधर 3 है, और इधर हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास में लास्ट ऑप्शन, ये हो गया आपका 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। चेक कर लेते हैं। फेरस 2 है तो ये इधर फेरस 2 हो जाएगा। इधर कितना होगा? इधर है आपका Fe2, तो इसका मतलब क्या है? ये फेरस राइट साइड में भी 2 है। S हमारा कितना हो जाएगा? 2S का मल्टीप्लाई होगा तो सल्फर हमारा एक साइड में 2 है। इस साइड की बात करेंगे तो सल्फर यहाँ पे कितना? 1 और 1 ये है, तो सल्फर हमारे पास में कितने हो गए? 2 हैं दोनों साइड में। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 4 ये गए और 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास में 8, और यहाँ पे देखेंगे 3 ये हैं, 2 ये हैं
और 3 ये हैं, तो कितने हो गए, ये भी हो गए 8। इसका मतलब हमारे पास में बैलेंस हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरभ ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। गुरुजी कभी कभी क्वेश्चन धुंधले दिख रहे हैं। भाई धुंधले तो नहीं है, बिल्कुल सही है, और मेरे सामने जो चल रहा है उसमें भी सही चल रहा है भाई। सिद्धि सिंह का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, सौरभ का भी आंसर आ चुका है डी। समझ में आया? बैलेंस करना है, एक अभिकारक से 2 से ज्यादा उत्पाद मिल रहे हैं, इनको करना होता है बैलेंस। और बैलेंस हमें किस आधार पर करना है, जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उनको रखने के आधार पर मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे बात की गई है धुएं वाली बात। क्लियर है? देखो सौरभ बता रहे क्लियर है। यहां पे बात आ रही है एक धुएं में, ये यानी एक धुएं से भरे कमरे में होता क्या है, प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। आपको एक मालूम होगा कि धुएं से भरा कमरा है, धुएं से भरा कमरा होने पर इसका मतलब क्या है, यहां पे धुएं के कुछ एलिमेंट यानी यहां पे होंगे इस तरीके से। धुएं वाला कमरा आपने देखा होगा कि अगर आपने सर्दियां निकल के गई हैं, अगर सर्दियों में आपने अगर कोयला जलाया हो, उस टाइम पे कोयला नहीं जलाया हो तो लकड़ी जलाई होगी, तो लकड़ी जलाने पर आपने देखा होगा कि धुआं वहां पे भर जाता है कमरे में। भर जाने पर क्या होता है कि अगर प्रकाश की कोई किरण धुएं में एंटर करती है, तो यहां पर मैंने क्या किया कि किसी प्रकाश किरण में, जैसे ही यहां पे धुएं में किसी प्रकाश किरण ने क्या किया, एंटर किया, और एंटर करने पर क्या होगा, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि एंटर करने पर प्रकाश जो होगा वो फैल जाता है। यहां पे प्रकाश जो है वो कई दिशाओं में फैल जाएगा, फिर इसके बाद ये दूसरे से टकराएगा, ये भी कई दिशाओं में फैल जाएगा। इसी तरीके से प्रकाश जो है फैल जाता है, और इस प्रकाश के फैलने को ही हम क्या कहते हैं, यानी जो प्रोसेस है जिस वजह से फैल रहा है उसे कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। और यहां पर इस स्कैटरिंग की वजह से ही क्या होता है, इस स्कैटरिंग की वजह से ही आपको आसमान नीला दिखाई देता है, आसमान काला दिखाई देता है, पानी का रंग नीला दिखाई देता है। ये सब क्या है, ये स्कैटरिंग है। किसकी? लाइट की। क्योंकि आपको पता है कि छोटे हमारे वातावरण में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल आपने देखा होगा, कमरा बंद है, धुआं, आप मान लीजिए कोई आपने रोशनी यानी एक छोटी सी जगह पर, या खिड़की मान लो, खिड़की खोल दो, जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं धूप जब आती है तो वहां पर आपको पूरे कमरे में केवल वो रोशनी आती हुई दिखती है, और वहां पर पार्टिकल जो हैं वो उड़ रहे होते हैं। उसी टाइम पे आपको दिख रहे होते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो वहां पर बहुत सारे पार्टिकल है। तो किसी भी प्रकाश का किसी छोटी जगह पर एंटर करने का मतलब है कि वहां पर स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग यानी धुएं में जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो प्रकाश को क्या कर रहे हैं, फैला दे रहे हैं, जिस वजह से हमें वो दिखाई देता है। और इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र नहीं है इसमें। चलो एक बार चेक करता हूं। इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में आपको एक पत्ती है, उस पत्ती को साइड से काटने पर आपको वो पत्ती जो है वो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह है कि आपको पत्ती काटने पर भी ऐसी दिखाई देने वाली नहीं है, लेकिन होती वो ऐसी है। और यहाँ पर इसको समझना है। समझना क्या है कि हमारे पास में एक और यहाँ पर दे रखा है ए, ये है आपका बी, यानी ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये आपका सी है, और यहाँ पे डी है, और ये ई है। ठीक है, इनको समझना है। जो आपको यहाँ पे शायद हो सकता है दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब हम पत्ती की अनुप्रस्थ काट करेंगे, यानी जब पत्ती को साइड से काट देंगे, तो काटने पर आपको यहां पर जो अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षर का यहां पे बताना है कि वो क्या है। ठीक है, जब हम यहां पर ऊपर, ए वाला जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, बी वाला जो है वो पत्ती का नीचे वाला पार्ट है। अब बात करते हैं कि जब भी ऊपर वाले पार्ट की बात की जाएगी, अब मैंने बोला कि मेरे पास में स्किन है। ठीक है, स्किन जो है सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो है, और इस स्किन के नीचे भी कुछ पार्ट होगा, तो एक लेयर ऊपर हो गई और एक लेयर नीचे हो गई, तो ये स्किन इस तरीके से लेयर में बटी हुई है। ऐसे ही आपकी पत्ती जो होती है ना, पेड़ की पत्ती जो होती है वो भी लेयर्स में होती है।
तो जब हम ऊपरी लेयर की बात करेंगे तो आपको जो ए दिख रहा है ये क्या है, ये उसकी ऊपरी लेयर है। और ऊपरी लेयर होने का मतलब क्या है, ऊपरी लेयर को कहते हैं, यानी हम स्किन को कहेंगे डर्म, स्किन को क्या कहेंगे, डर्म, और ऊपर वाली स्किन को कहेंगे एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस ऊपर वाली है तो अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ऊपरी परत को कहेंगे एपिडर्मिस, और ऊपर है तो अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली परत है तो उसे लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। गुड इवनिंग प्रशांत वर्मा भाई, ठीक है। और जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं मैं एक बार कहूंगा कि आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये पहली क्लास है, इसके क्लास के बाद में आपको रोजाना साइंस की इसी टाइम पे क्लास मिलने वाली है शाम को 6 बजे। और यहाँ पे मैं सारे ही ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक उन सब का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सबको यहाँ पे करने वाले हैं एक शिफ्ट वाइज। तो ये 17 अगस्त 2022 का पेपर है, याद रखना 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। आप डाउनलोड कर कर भी इसको देख सकते हैं, बाकी पढ़ना है तो आप यहां पे आ सकते हैं। सिद्धि सिंह ने बता दिया ए। जब हम ए की बात करेंगे तो ये क्या है, अपर वाला एपिडर्मिस है, तो ये अपर एपिडर्मिस हो गया, तो हमें अपर एपिडर्मिस कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है। बी की बात करेंगे तो ये छोटा यानी नीचे वाला पार्ट है, तो ये नीचे यानी नीचे एक और लेयर है, तो ये लोअर एपिडर्मिस है। ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर लोअर एपिडर्मिस। अब बात करते हैं सी वाला ऑप्शन। सी जो दिखा रहा है ना, सी बात कर रहा है यहां पर, अब पत्ती में होता है स्टोमेटा, जहां से पत्तियां क्या करती हैं, सांस लेती हैं, जिन्हें कहते हैं रंध्र। अब आपको मालूम है कि स्टोमेटा जो होता है वो लोअर टाइम में होता है, नीचे की तरफ में ही दिख रहा होगा, सी वाला पार्ट है लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है। अब स्टोमेटा के चारों तरफ में एक सेल पाई जाती है जिसे कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। तो ये क्या करती है, उस स्टोमेटा की रक्षा करती है, गार्ड करती है, ठीक है। गार्ड का मतलब क्या है, रक्षक वाली सेल है। तो ये किसकी रक्षा कर रही है, उस स्टोमेटा की रक्षा कर रही है जो कि पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है, वो स्टोमेटा की बात हो रही है। स्टोमेटा के अंदर जो है गार्ड सेल है चारों तरफ में, जो उसकी रक्षा कर रहा है। उसके बाद में डी वाला पार्ट है जो एयर स्पेस है, यानी आप देख पा रहे होंगे डी जो है इस वाली कैविटी की बात कर रहा है, जो कि स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस दिख रहा है, स्पेस को हम कहते हैं कैविटी, ठीक है। अब कैविटी की बात कर रहे हैं तो इन कैविटी को क्या कहा जाएगा, एयर का स्पेस। यहाँ पे हवा जो होती है एयर स्पेस भरा होता है, तो यहाँ पर क्या है, एयर स्पेस होता है। लास्ट बचा आपका ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट जो है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो लास्ट वाला आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना पत्ती को काटने पर, पत्ती का फोटो जो है वो क्लियर नहीं है यहाँ पे, पत्ती को काटने पर ऊपर वाला पार्ट हमें जो दिखता है वो अपर एपिडर्मिस है, नीचे की लेयर लोअर एपिडर्मिस है, और इसके अलावा स्टोमेटा होता है इसके अंदर, उस स्टोमेटा की रक्षा करने वाला गार्ड सेल कहलाता है। जो पत्ती के अंदर सेल होती हैं उन सेल के बीच में जो स्पेस मिलता है उस स्पेस में हवा होती है, इस वजह से उसे एयर स्पेस कहा जाता है। और लास्ट इस पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियों को हरा कलर देने में सहायता करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, एक धारावाही परिनलिका है, ठीक है। धारावाही परिनलिका जिसे हम सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं, के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहले बात तो हमें सोलेनॉइड पता होना चाहिए। तो आपने वायर देखे होंगे, वायर जो होते हैं मान लो एक स्प्रिंग टाइप के वायर बना दी जाए इस तरीके से, ये जो होता है इसे कहा जाता है सोलेनॉइड, ठीक है। अब यहां पर स्प्रिंग का आकार है, एक वायर को स्प्रिंग का आकार दे दिया, इसे हमने सोलेनॉइड क्यों बोला, जब हमने करंट फ्लो करा दिया इसमें। अब मैं इसमें क्या करा दूं, करंट फ्लो करा दूं, मान लो इसे बैटरी से जोड़ दिया, इस वायर को किसी बैटरी से मैंने जोड़ दिया, तो यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसका जो बिहेवियर है, यानी इसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, मैग्नेट की तरह हो जाएगा। याद रखना कि जब भी किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराया जाता है, एक वायर है जो स्प्रिंग के आकार का होता है उसमें करंट फ्लो कराया जाता है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और मैग्नेट की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या बनेगा, यानी चुंबक का फील्ड बन जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया भाई, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा।
और अगर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां से लाइंस निकलेंगी, और लाइंस निकलेंगी तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो लाइंस निकल रही हैं वो कैसी निकलेंगी, तो याद रखना वो इसके समानांतर निकलेंगी, इस तरीके से। ठीक है, कुछ रेखाएं जो हैं वो इस तरीके से, कुछ रेखाएं इस तरीके से जाएंगी, तो ये जो होती हैं इसको कहते हैं सोलेनॉइड। वर्षा राजपूत सी आंसर। चल देखते हैं। यहां पे याद रखना किसी वायर है, एक वायर था, उस वायर को मैंने स्प्रिंग का आकार दे दिया, और जैसे ही स्प्रिंग का आकार दिया और करंट फ्लो करा दिया, करंट फ्लो कराने का मतलब मैंने यहां पे बैटरी से दर्शा दिया। अब बैटरी से जैसे ही इसको जोड़ते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके आसपास क्या पाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र अगर मिल रहा है तो यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रेजेंट करने के लिए यहां पर रेखाएं दर्शाई जाती हैं, और वो रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो, चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, लोहे के टुकड़े को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पर यही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इन कथनों की। ये मैंने सोलेनॉइड की बात कर दी। पहला कह रहा है इसका उपयोग जो है मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, जब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो लोहे के टुकड़े को मैग्नेटाइज करेगा। क्या करेगा, लोहे के टुकड़ों को मैग्नेटाइज करेगा और अपनी ओर खींचने लग जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है क्षण चंबक की तरह भांति कार्य करेगा। तो मैंने बताया कि इस वायर को जैसे ही बैटरी से या फिर करंट फ्लो कराया जाता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। भाई कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सेकंड कथन भी यहां पे हमें सही दिखा है। तीसरा, ये क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो वृत्त बनती हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यहां पे दिख रही होंगी कि रेखाएं जो हैं वो वृत्त ना बनकर यहां पर रेखाएं सीधी रेखा में चली जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, समानांतर रेखाएं बन रही हैं, ना कि वृत्त बन रहा है। तो इसमें कौन कौन से सही हुए, इसमें फर्स्ट और सेकंड सही हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। वर्षा राजपूत ने सही आंसर दिया है, ऋतु कुमारी ऑप्शन नंबर ए गलत है, और सिद्धि सिंह ऑप्शन नंबर ए गलत है। याद रखना, एक वायर जिसको स्प्रिंग का आकार दे दिया जाए और करंट फ्लो करा दिया जाए तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और मैग्नेट की तरह बिहेव करने पर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वहां पर रेखाएं होंगी, और वो रेखाएं जो दर्शाई गई हैं यहां पर समानांतर रेखाएं होंगी। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहां पर चुंबकत्व वाली जो पोजीशन है या फिर कहेंगे यानी उसके अंदर, लोहे के अंदर मैग्नेटाइज करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लोहे को मैग्नेटाइज कौन करेगा, ये वायर। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। सर मैं ऋतु ही हूं। हाँ ठीक है ऋतु, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, यानी मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको यहां पे बायो का क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एसईआर के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कशेरुकी की। ठीक है, एक होते हैं भाई एक कशेरुकी, आपने सुना होगा, एक कशेरुकी होता है और एक होता है अकशेरुकी। कशेरुकी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर याद रखना कि जिनके पास में रीढ़ की हड्डी मिलेगी, जिनके पास रीढ़ की हड्डी मिलेगी उसे कशेरुकी में रखा जाता है, और ये क्या है, जिनके पास में रीढ़ की हड्डी नहीं मिलेगी उसे अकशेरुकी कहा जाता है। अब बात आएगी ये कशेरुकी में यकृत की बात आ रही है, यानी लीवर की बात आ रही है। तो जब कशेरुकी की बात आएगी तो इसके पास में क्या होता है भाई, लीवर होता है। और जब लीवर क्या है, एक अंग है, एक ऑर्गन है, और ऑर्गन कई सारी सेल से मिलके बना होता है। तो यहां पर मैंने बात की कि हमारा लीवर जो है वो कई सारी सेल से बना होगा। कई सारी सेल का मतलब है कि मैं यहां से मान लो एक सेल की बात करूं। ठीक है, लीवर ये क्या है, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स में से मैंने केवल एक सेल की बात करी, तो मान लो ये एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं,
ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर नाभिक होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, इसमें आपका साइटोप्लाज्म होगा, और एक साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पर एक पाया जाएगा जिसे मैं कहता हूँ ER। क्या कहते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका RER और एक होता है आपका SER। RER जहां पर यहां पे क्या हो गया, दाने दाने से मिले, दाने दाने से मतलब खुरदरा पार्ट हो, तो खुरदरा पार्ट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो चिकना पार्ट है स्मूथ है तो उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात पूछी गई है कि जो SER है ना, ये क्या काम करता है? RER का तो पता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, लेकिन ये SER क्या कर रहा है भाई? तो SER याद रखना, लीवर का काम क्या है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कोई भी आप दवा खाते हो, दवा खाने के बाद में मान लीजिए किसी दवा में या फिर किसी भी पार्ट में टॉक्सिक सब्सटेंस हो, टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब कोई जहरीला पदार्थ हो, तो जहरीले पदार्थ के प्रभाव को कम करने के लिए काम कौन करेगा? लीवर करेगा। अब लीवर के अंदर कौन करेगा? SER करेगा। ये आपके अंदर पाए जाने वाले जहर, यानी मान लीजिए कोई भी हमने जहर खाया, कोई भी दवा खाई, उसके सब्सटेंस और टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके प्रभाव को कम करता है, ठीक है? तो याद रखना किसको करके, टॉक्सिक सब्सटेंस को, प्रभावों को कम करने के लिए इसका यूज होता है। ये करता क्या है, यानी हमारी बॉडी में, अब मान लीजिए आपने कभी भी, वैसे तो कोई खाता नहीं है, मान ली खा लिया, जहर खा लिया, जहर खाने के बाद में सबसे पहले किसी चीज पर इफेक्ट पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा? वो लीवर पर पड़ेगा। सबसे पहले लीवर क्या करने लगता है? उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कम करने का प्रयास करता है कि कैसे भी इसका इफेक्ट जो है वो बॉडी पर ना पड़े, तो उसकी वजह से लीवर हमारा खराब हो लेता है। तो सबसे पहले हमारा लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो यहां पर जब भी हम कोई दवाई खाते हैं ना, उस दवाई का भी इफेक्ट सबसे पहले लीवर पर ही पड़ता है। तो चाहे वो दवा हो, चाहे कोई आपने जहर खाया हो, कोई विष पिया हो, तो भाई उसका जो प्रभाव है वो सबसे पहले लीवर पर पड़ेगा। और लीवर की सेल जो होती है, तो लीवर के सेल्स के अंदर पाया जाता है SER, और SER करता है उस टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करने का काम, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे हमें दे रखा है निम्नलिखित असंतुलित, यानी हमारे पास में असंतुलित समीकरण है। इसको क्या करना है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं, हमें यह बताना। तो आपको पता है कि पानी, यहाँ पे एक पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बात किसकी हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की हो रही है, यानी फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। और अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं, किसकी बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस कब होगा भाई? सूर्य के प्रकाश में होगा। तो सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब यहाँ पे जड़ें पानी को अवशोषित करें, पत्तियों तक पहुंचाएं। इसके अलावा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हो, ठीक है, जो कि कहां से आएगी? वातावरण से आएगी। तो एटमॉस्फेयर से जैसे ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं इनके साथ में, सन के साथ में मिलते हैं, जैसे ही सन के साथ में सन की उपस्थिति होती है तो यहां पर उनका पत्तियों का खाना बन जाता है, और वेस्टेज के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाती है। अब पूछा जा रहा है कि कितने कितने सब्सटेंस होते हैं भाई, कितने कितने अणु भाग लेते हैं? तो याद रखना कि 6 पानी के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हमारे पास में वेस्टेज के रूप में जो बाहर होती है वो भी 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन के अणु बाहर होते हैं। तो यहां पर सब क्या है? 6 है। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। और वर्षा राजपूत, सिद्धि सिंह ने दोनों ने आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यहां पर 6 पानी के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज जो होता है उसके बाद में पहुंचता है हमारी जड़ों तक, पानी जो हमारा पेड़ होता है उस पेड़ के भागों तक, ठीक है? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हमसे बोला गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, ठीक है? क्लोर एल्कली प्रोसेस में 3 उत्पादन होते हैं, 3 पार्ट बनेंगे। क्या क्या बनता है ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखना कि क्लोर एल्कली जो प्रोसेस होती है, तो यहां पर हमारे पास में क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है?
NaCl होता है और NaCl को H2O के साथ में मिलाया जाता है। यहाँ पर जैसे ही पानी में मिलाया जाता है नमक, तो इसके बाद में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। यानी क्लोर अल्कली में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका कोई बीकर, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड लगा दिए और इलेक्ट्रोड के अलावा यहाँ पे हमने क्या डाला, NaCl, यानी जो कि हमारा NaCl है और यानी जो कि नमक होता है, और इसके अलावा इसमें जो भरा है वो पानी है। ठीक है, अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रोड में हमने क्या दिया, इलेक्ट्रोड में यहाँ पे करंट भी फ्लो करा दिया भाई, करंट भी फ्लो करा दिया। लो, करंट फ्लो कराने पर क्या होगा, तो करंट फ्लो कराने पर जो सोडियम क्लोराइड था ये टूट जाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड किस में टूटेगा, तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और पानी टूट जाएगा किस में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड डाला जाता है और करंट फ्लो कराया जाता है, तो सोडियम आपका सोडियम क्लोराइड और H2O ये दोनों टूट जाते हैं। टूट के क्या बनाते हैं, ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब याद रखना कि यहां पर Na तो जो है वो OH के साथ में मिलकर क्या बना देगा, NaOH। ठीक है, क्या बना देगा, NaOH बना देगा। H पॉजिटिव के साथ में मिलके H2 बनाएगा और Cl नेगेटिव के साथ में मिलके Cl2 बना देगा। तो यहां पे क्या बना हमारे पास में, NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या बना है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, और ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो आपने कभी विद्युत मोटर देखा है, इलेक्ट्रिक मोटर देखी है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, तो याद रखना जब भी इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाएगी तो इस इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होती हैं, चुंबक पाई जाती हैं। जब मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात करूंगा तो इसके अंदर क्या मिलती हैं, चुंबक मिलती हैं। मान लो ये दो चुंबक हैं, इन दोनों चुंबक के बीच में हम यहाँ पे वायर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो वायर है, अब वायर लगाया क्यों गया है भाई, करंट को फ्लो कराने के लिए। यहाँ पे वायर लगाई क्यों क्या है, करंट को फ्लो कराना है। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में जो वायर है जिसमें करंट फ्लो होना है, तो यहाँ पर जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये काम करने लग जाता है फोर्स की तरह पर, और जैसे ही फोर्स लगता है तो ये क्या करने होते हैं, ये घूमने लग जाता है। यानी यहाँ पर ये घूमने लगेगा, घूमने लगने पर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा, और करंट की डायरेक्शन में चेंज करने के लिए इसमें मृदु लोह कोर विभक्त वलय स्प्लिट रिंग लगाई जाती है, जो कि यहां पर क्या करती है, इस तरीके की होती है। होती पूरी सर्कल नहीं है, रिंग होती है, लेकिन रिंग बीच में से टूटी होती है, वो इसलिए कि यहां पर ये क्या है, पूरी तरीके से घूम ना सके। तो घूमने से रोकने के लिए और करंट की डायरेक्शन में चेंज करने के लिए स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में, दो चुंबक के बीच में जब करंट फ्लो कराया जाता है तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, एड्स की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स के पूर्ण रूप की बात हो रही है, आपके सामने चार ऑप्शन है। तो जब मैं एड्स की बात करूंगा तो ये आपको पता है कि ये फैलता किससे है, तो ये भाई ये वायरस से फैलता है। एड्स रोग जो है किससे फैलता है, वायरस से फैलता है, और उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस। क्या नाम है उसका, HIV वायरस। अब आपको एक बात याद रखना कि ये जो बीमारी है ना, इसे STD कहा जाता है। इस बीमारी को ST और D कहा जाता है। मैंने लगाया नहीं क्या, नहीं, स्प्लिट रिंग ही होगा इसका। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया एड्स को वायरस यानी वायरस से फैलता है, और जो वायरस है उसका नाम है HIV। आपका HIV वायरस है। इस HIV वायरस को हम STD के नाम से भी जानते हैं। अब STD क्या है, तो STD का मतलब है, S का मतलब है आपका सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली। T का मतलब है ट्रांसमिटेड, और D का मतलब हो गया डिसीज। तो ये क्या कह रही है भाई, इसका मतलब है
कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाए, यानी सेक्स करने के टाइम पर ये ट्रांसमिट हो सकता है, इसी वजह से इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, एसटीडी कहा जाता है। और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने पर ही ये फैलता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो, तो जहां पर दोनों में ही क्या होगा, दोनों में से किसी एक को एड्स की बीमारी हो, तो वहां पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने पर यह बीमारी जो है उस दूसरे के व्यक्ति पर भी पहुंच सकती है। मेरा बुक में सी दिया है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको जो आंसर मिलेगा वो स्प्लिट रिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब बात आती है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी कौन सी है, वो एड्स है। एड्स की फुल फॉर्म की बात की जाएगी तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। ए से हो जाएगा आपका एक्वायर्ड, जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, आई से हो जाएगा इम्यूनो, डी से हो जाएगा डेफिशिएंसी और एस से हो जाएगा आपका सिंड्रोम। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जो कि आपके किस नाम से जाना जाता है, एड्स के नाम से जाना जाता है। इससे अवेयर करने के लिए 1 दिसंबर को एड्स डे भी मनाया जाता है। किस वायरस से फैलता है, एचआईवी वायरस से फैलता है। यहां पर ये आपका एसटीडी बीमारी के नाम से जानी जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के नाम से जाना जाता है, और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी फैल सकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हमें गोली दर्पण पता होना चाहिए। गोली दर्पण यानी एक प्रकार का स्फेरिकल जो आपका मिरर होता है उसकी बात हो रही है। स्फेरिकल मिरर में आपका मान लीजिए हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, अवतल ले लो चाहे उत्तल ले लो, हमने ले लिया अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण की बात करेंगे, एक साइड पे आपकी पॉलिश होती है, आपको पता है, ये होता है आपका पी, जिसे हम कहते हैं पोल, और जो मैंने यहां पे बनाया इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गई। अब यहां पर ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे सी, यानी वक्रता केंद्र, और ये आपका फोकस बन जाएगा। ये बन जाता है आपका, मैंने बता दिया गोली दर्पण के बारे में। अब बात आती है कि यह दर्पण पर अविलंब होता है। तो याद रखना, दर्पण पर अविलंब की बात हो रही है, तो यह जो है दर्पण पर अविलंब होने का मतलब है कि आप इनको देखो कि यहां पर जो दर्पण है इस पर नॉर्मल ही बनेगा। अविलंब का मतलब क्या है, नॉर्मल। तो अविलंब बनेगा कहां पर, जब भी आपकी कोई किरण इससे टकराएगी उस जगह पर अविलंब बनेगा। तो यहां पर दर्पण पर अविलंब होगा, तो यहां पर पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करते हैं। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। भाई मुख्य अक्ष पर स्थित होता है क्या, आपतन बिंदु जो है हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। तो मैंने अभी बताया, ये कोई प्रकाश किरण आ रही थी और प्रकाश किरण आई और इससे टकराई, मान लो इस जगह पे टकराई, क्या ये मुख्य अक्ष पर है, क्या ये मुख्य अक्ष पर है, नहीं है भाई। आपतन बिंदु मुख्य अक्ष पर हो ये जरूरी नहीं है। तो सेकंड कथन जो हो जाएगा यहां पे गलत हो जाएगा। तीसरा है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये आपका फोकस है, ये किस पर है, ये मुख्य अक्ष पर है। बचा क्या हमारे पास में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट और थर्ड यहां पे सही होंगे, ठीक है। कौन से सही होंगे, फर्स्ट और थर्ड सही होंगे। हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बल्ब के फिलामेंट की बात आ रही है। अब बल्ब तो यहां पे है नहीं, अगर हो सके तो मैं डाउनलोड कर लेता हूं। चलिए एक बार थोड़ा सा टाइम दो, बल्ब दिखाते हैं तब बात करेंगे। डाउनलोड नहीं हो रहा क्या,
ये गया बल्ब, ये लो बल्ब, ठीक है। यहां पे बात आती है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्या प्राप्त करना होता है, ये बात पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि जब बल्ब को जलाया जाता है तो यहाँ पे जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट स्प्रिंग के टाइप का जो दिख रहा है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फिलामेंट, यानी तंतु कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, अब विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो फिलामेंट हो जाता है गर्म, और जैसे ही फिलामेंट गर्म होता है तो जैसा फिलामेंट गर्म होगा हमें क्या देगा, उतना प्रकाश देगा। अब मैं यहां पे बात करूं कि करंट फ्लो होगी, ठीक है, और वायर का यहां पर इस वायर का प्रतिरोध भी ज्यादा होना चाहिए भाई। क्यों ज्यादा होना चाहिए, कि ऊष्मा उत्पन्न कैसे होगी, करंट अगर फ्लो हो जाएगा, करंट मैंने दिया और करंट फ्लो हो गया तो जलेगा कैसे, यहां पर करंट देने पर यहां पे होगा, यहां पर क्या होगा, करंट फ्लो करने पर वायर में प्रतिरोध होना चाहिए। अब वायर का प्रतिरोध मैंने क्यों बोला, प्रतिरोध इस वजह से बोला कि करंट को रोकने का काम करेगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, वो हीट देने लग जाएगा, ऊष्मा देने लग जाएगा, और उस वजह से आपका जो आपका बल्ब है वो जलने लगता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मान लो ये जो वायर है वो कितना बना है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसके पास में क्या होगी, इसके पास में लंबाई होगी और इसके पास में कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी भाई। कोई भी वायर ले लो, रेडियस तो हो गई। सर मेरा भतीजा क्लास देख रहा है, कोई बात नहीं, भतीजा ग्रुप डी पास कर लेगा, फिर तो इसका मतलब यह है साइंस तो सीख ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए तो प्रतिरोधकता हमें पता होनी चाहिए। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इससे पूछा जा रहा है कि पतला और लंबा क्यों बनाया गया है भाई, अगर वायर जो लगाया गया है वो पतला और लंबा क्यों है, तो यहां पर ए का मतलब है एरिया, तो रेडियस अगर कम है तो एरिया भी क्या होगा, कम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, एरिया कम होने से, एरिया कम होने से यहां पर प्रतिरोध ज्यादा होगा। लंबाई ज्यादा कर दी जाए तो भी प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उच्च प्रतिरोध चाहिए बल्ब को जलाने के लिए। जो वायर लगाया जाता है वो पतला और लंबा इसलिए लगाया जाता है कि हमें यहाँ पर उच्च प्रतिरोध चाहिए, इस वजह से यहाँ पर तभी उसमें हाई यानी यहाँ पर हीट जो होगी तभी उसमें अंदर हीट पैदा होगी और उतना ही वो प्रकाश देगा। इसका मतलब यही है कि उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध कब होगा, जब वायर लंबा होगा और पतला होगा, ठीक है। वायर कैसा होगा, लंबा होगा और पतला होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, इनमें से किस प्रकार के जो प्रतिबिंब हैं वो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पर्दा है, मान लो ये कोई पर्दा है, अब यहां से कोई प्रकाश आता है, इस जगह से कोई प्रकाश इस जगह पे पड़ता है, ठीक है। अब इस जगह पर कोई प्रकाश पड़ रहा है मान लीजिए, तो ये प्रकाश क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा या मिलना चाहिए। बस 22 से 23 क्वेश्चन है, 15वां चल रहा है, जल्दी खत्म करूंगा मैं। मान लीजिए कोई प्रकाश छोड़ा, तो दोनों प्रकाश किरण जब तक मिलेंगी तभी इमेज बनेगी। भाई प्रकाश किरण के मिलने पर ही इमेज बनेगी, और इमेज बनने का मतलब क्या है, इमेज कैसी बननी चाहिए, वास्तविक बननी चाहिए। क्योंकि वास्तविक इमेज का मतलब क्या है, वास्तविक बनेगी तभी तो वो प्रतिबिंब में दिखाई देगा। आभासी की आभास तो मतलब कल्पना करना है, आभासी इमेज का मतलब है कि उसकी कल्पना करना। यहां पे प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, वास्तविक बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनेगा वो बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। आप थिएटर में जाते हो, थिएटर में आप देखना कभी भी कि पीछे से रोशनी आ रही होती है और उस पर्दे पर चल रही होती है, तो यहां से पीछे से रोशनी जब आती है, दोनों जब मिल जाती हैं तब जाके पर्दे पर आपको वो इमेज दिखाई देती है, वीडियो दिखाई देता है, ठीक है। तो जब तक स्क्रीन पर वो मिलेंगी नहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अगर वो मिल जाएंगी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दोनों सही होगा। यहां पर आभासी की हमें कल्पना करनी ही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है? तो आपको पता है कि ये आपका क्या है, श्वसन तंत्र है। इस श्वसन तंत्र में एक पाइप है जिसे कहा जाता है विंड पाइप। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विंड पाइप। और इस विंड पाइप से आपने देखा होगा इस तरीके से नली लगी होती हैं और यहाँ पे आपका एक तरीके से फेफड़ा मान सकते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं। ऐसे ही तो आपकी संरचना होती है। तो यहाँ पर इस विंड पाइप में मान लीजिए कोलैप्स हो जाए, फिर क्या दिक्कत भाई, आपकी विंड जो है वो अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी, फेफड़ों तक पहुंचेगी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ तो होना चाहिए, ट्रैकिया पर ऐसा क्या है जो इसको बचाता है कि जो एयर है वो अंदर भी जाए और इसके अलावा ट्रैकिया को बचाया भी जा सके। मान लीजिए ट्रैकिया मैंने दबा दिया, फिर आपकी विंड पाइप क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या लगाए जाते हैं, इसमें लगाए नहीं जाते, होते हैं, इसके पास में कार्टिलेज होता है। ठीक है, इस ट्रैकिया के पास में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज रिंग होती हैं, वो ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करती हैं। ट्रैकिया से जो विंड पाइप है, जैसे जो आपकी विंड जो जा रही है उस पर कोई दिक्कत ना हो और उस विंड पाइप का चिपके ना। ठीक है, उसको बचाने के लिए कौन काम करता है, उसको बचाने के लिए यहां पर कार्टिलेज काम करती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन यानी हम सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं तो हमें क्यों, सांस लेने का मतलब क्या है कि हमने मान लीजिए सांस ली, श्वसन क्रिया करी। श्वसन क्रिया में क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया तक हमारे पास में से ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो डाइऑक्साइड है वो वेस्टेज के रूप में फिर ब्लड के साथ में बाहर निकल आती है। तो जहां पर सेल को चाहिए क्या, सेल को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी किससे मिलेगी, खाने से मिलेगी। और कोशिका के पास में क्या है, खाने के द्वारा आपका ग्लूकोज पहुंचेगा और ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में टूटेगा। और ये पाइरुवेट की टूटने की प्रक्रिया जो है, यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की आवश्यकता अगर कब होगी, जब हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पे क्या होगा, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्टेज के रूप में देगा। इसके अलावा वेस्टेज के रूप में क्या देगा, जल यानी पानी देगा, और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा यानी एटीपी में ऊर्जा देगा। तो अब इनमें से आप बता दो क्या क्या हमारे पास में मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जल मिला और एटीपी मिली, ऊर्जा मिली। तो यहाँ पे पाइरुवेट किस में टूटा भाई, पाइरुवेट का रूपांतरण किस में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। इतनी बात समझ में आई? सब बिल्कुल सही है, सिद्धि सिंह का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो ओम्स लॉ सभी ने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ होता है बी बराबर आई आर। क्या होता है, बी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर बी। जब तार होगा, कोई तार है, करंट फ्लो करा दिया, करंट फ्लो होने पर अब यहां पर करंट, मान लीजिए ये तार है, ये कोई तार था, इस तार में क्या किया है, करंट फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो कराने के टाइम पे हमारे इन दोनों सिरों पर क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। तो विभवांतर होगा तो करंट भी क्या होगा, मान लीजिए विभवांतर ज्यादा हुआ तो करंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमने विभवांतर तो दिया, ठीक है, विभवांतर तो ज्यादा दिया, लेकिन करंट जो है वो यहां पर कम पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वायर में कोई ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है। तो कौन रोकता है भाई, वो होता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वायर में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो विभवांतर ज्यादा होने पर भी करंट उतना फ्लो नहीं होगा। ये बात किसने बताई, ओम्स लॉ ने बताई, यानी ओम ने बताई, और उन्होंने फॉर्मूला दिया बी इक्वल टू आई आर, और सबने आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो आपको पता है पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण को भाई स्वच्छ तो रखना है, वैसे आज के टाइम पे तो कोई रख नहीं रहा है। अब इस पर्यावरण में हम क्या करते हैं, हमने खाए केले, ठीक है, हमने खाया सेब, हमने खाए पपीते, अब ये सब खा तो लिया, लेकिन क्या हम उसके छिलके को खाते, नहीं खाते। तो केले के छिलके हो गए, हमने मान ली पपीते के छिलके हो गए, आम हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, हम इनके छिलके को फेंक देते हैं, वेस्टेज के रूप में फेंक देते हैं। ठीक है, अब इस वेस्टेज को भी तो कोई खत्म करता होगा। हमने तो केला खा लिया,
हमने तो आम खा लिया, हमने जो भी चीजें थी वो सब खा ली, उसकी जो वेस्टेज थी वो हमने फेंक दी। तो वेस्टेज को एक छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना, जो हमारे द्वारा वेस्टेज थी उस वेस्टेज को क्या करना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम कौन करता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे जीव तो होंगे, वो कौन होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। तो वो सूक्ष्म जीव उन्हें तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। और ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और अपघटक कौन कौन से होते हैं, यानी डिकम्पोजर होते हैं, जिनका नाम है जीवाणु, और उसके अलावा यानी बैक्टीरिया, और उसके अलावा फंजाई जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उन केले के छिलके का वेस्टेज को खत्म करने का काम कौन करता है भाई, ये जीवाणु करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। माया लिया गौतम का आंसर ए है, गलत है भाई। सिद्धि सिंह का आंसर डी है, और वर्षा ने आंसर दिया है डी, बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही खींचते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी उसमें हम क्या, चलो यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या किया जाता था, हम लोग क्या मिला देते थे फोटोग्राफी के बाद में, हम उसे किसी ना किसी क्या करते थे, कुछ हमारे पास में क्या होते थे, केमिकल्स होते थे। उन केमिकल के साथ में क्या करते थे, हम सन की रेज देते थे, यानी सन की रेज में, यानी सन के प्रकाश में हम उनको रखते थे। जैसे ही उनको सन की रेज में रखा जाता था तो यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन होती थी, जिसे कहते हैं AgCl2 अलग हो जाता था, यहाँ पे भी Ag और Br अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे। तो इसका मतलब क्या है, हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का यूज करते थे जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी। ब्लैक एंड व्हाइट से फोटो बनाने का काम हमारे इसके द्वारा हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हमें यहां पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार, अब फ्यूज तार की बात हो रही है, फ्यूज तार की बात करते हैं। मान लीजिए कोई वायर है, अब इस वायर के द्वारा आपके यहाँ पर फ्रिज भी चलता है, आपके यहाँ पर टीवी भी चलता है, आपके यहाँ पर एसी भी चलता है। ठीक है भाई, एक करंट हमने क्या किया, एक वायर है, इसमें क्या किया, करंट को फ्लो कराया। करंट को फ्लो कराने पर उसमें फैन भी चल रहा है, फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलता है, और उसके अलावा एसी भी चलता है। अब मान लीजिए लाइट आपकी हो जाए बहुत ज्यादा तेज, यानी करंट फ्लो हो जाना स्टार्ट हो जाए ज्यादा। अब करंट फ्लो ज्यादा हुआ तो भाई फ्रिज में भी करंट उतना ही जाएगा, टीवी में भी उतना ही जाएगा, एसी में भी उतना ही जाएगा। होगा क्या, आपकी सारी चीजें फूक जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इन सब के बीच में एक लगा देते हैं, क्या, एक ऐसी चीज लगाते हैं जिससे मान लीजिए ज्यादा वोल्टेज मिल जाए, ज्यादा करंट मिल जाए, तो वहां पर ये कनेक्शन को खत्म कर दे। जिससे क्या होगा, ये कनेक्शन क्या होगा, ये कनेक्शन जैसे ही खत्म होगा तो हमारे फ्रिज, एसी, वायर जो भी हैं वो सारी चीजें बच जाएंगी। तो इस जगह पर हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, और ये फ्यूज किसका बना होता है, फ्यूज एक मिश्र धातु का बना होता है, एक अलॉय होता है। वो अलॉय होती है आपकी कौन सी, टीन और लेड। टीन और लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करते हैं, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। विद्युतमय तार का मतलब है लाइव वायर जो होता है। मान लीजिए ये आपके पास में टीवी चल रही है, टीवी के वायर लगाते हैं तो वायर यहाँ पे क्या होते हैं, आपने देखा होगा 3 तार जाते हैं उसके अंदर, वायर जो होता है उसके अंदर 3 तार जाते हैं। पहला जो तार होता है इसे कहा जाता है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये करंट को लेके जा रहा है। लाइव वायर का मतलब है करंट को लेके जाना। इसके बाद में दूसरा जो वायर है जिसे कहा जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या करता है कि सारा करंट तो भाई वहां पहुंचेगा नहीं, करंट कुछ वापस भी आता है, तो वापस लाने का काम कौन करता है,
न्यूट्रल वायर करता है। तो यहां पर लाइव वायर का मतलब है जो करंट को लेके जा रहा है। तो ये क्या मतलब, फ्यूज को भाई विद्युत में तार से जोड़ा जाता है तो जोड़ा जाता है, ये तो बात सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। एक बार बताओ, गलनांक कर दिया मैंने उच्च, तो गलनांक का मतलब है कि वो मेल्ट होगा ही नहीं, और अगर मेल्ट होगा ही नहीं तो क्या होगा, यहां से तेज मान लीजिए करंट ज्यादा फ्लो हो जाए तो वायर तो मेल्ट हुआ नहीं, तो क्या करेगा वो, फिर भी खराब कर देगा सबको। इसलिए फ्यूज यहां पर कैसा होना चाहिए, ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हीट जैसे ही ज्यादा होगी ये मेल्ट हो जाएगा और कनेक्शन को खत्म कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। और फर्स्ट और सेकंड आपको किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। जो लोग डी दे रहे थे उनका आंसर गलत है। माया लिया गौतम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिद्धि सिंह का एक गलत है, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। जाके आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है। यानी गर्भ को निरोध करना मतलब क्या है, गर्भ को रोकने का काम करना। ठीक है, कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है, तो कौन सा विकल्प है जो इनको दर्शाए, यानी मैच करना है, सीधी बात यह है। तो यहां पर हमें दिया गया है कॉपर टी, दूसरा दिया गया है मुखी गोलियां जिसे कहा था ओरल पिल्स, जो ओ की ओरली ली जाती हैं। तीसरा दिया गया है आपका कंडोम, और चौथा दिया गया है ट्यूबेक्टोमी, यानी नलिका उच्छेदन जिसे बोलते हैं। तो यहां पर मैं चारों की बात करूंगा। तो कॉपर टी करता क्या है, कॉपर टी एक प्रकार का टी टाइप की, यानी टी जैसी दिखती है। इसको क्या किया जाता है, महिलाएं अपने बाइजाना के अंदर इसको रखती हैं। ठीक है, रखती क्यों है, जिससे क्या होगा, यहां पर जो स्पर्म पहुंचता है वो स्पर्म की ताकत को खत्म करने का काम करेगा। और खत्म करेगा कैसे, कि जो निषेचन होगा वो निषेचन ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर टी किसके लिए यूज होगी, तो ए का हो जाएगा आपका 4। कॉपर टी का यूज करना मतलब उसको निषेचन को रोकना। अब आगे बात करते हैं, मुखी गोलियों का मतलब है ओरल पिल्स, जो यानी मुंह से जो गोलियां खाई जाती हैं उनकी बात हो रही है। तो आपने ओरल पिल्स जो खाई, यानी हमने मतलब सेक्स करने के बाद में अगर वहां पर ओरल पिल्स ले ली जाती हैं तो वो क्या करती है, वो ओवुलेशन को रोक लेती है। वो क्या करती है, ओवुलेशन को रोक लेती है। यानी आपके वजाइना से, यानी वजाइना क्या, क्या कैसे हैं उसे, जो अंडे होते हैं अंडे को निकलने नहीं देती, यानी फेलोपियन ट्यूब तक आने नहीं देती ओरल पिल्स। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रही हैं, उस रोपड़ को रुकने का काम कर रही हैं। तो यहां पर बी का हो जाएगा आपका 3rd। बाकी का ऑप्शन नंबर सी, कंडोम की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो स्पर्म बाहर आता है वो उस कंडोम के अंदर ही रहता है, जिस वजह से वो ग्रीवा तक नहीं पहुंचता है। अगर शुक्राणु ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके स्पर्म अगर अंदर नहीं पहुंचते हैं तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, यानी होते ही नहीं है। तो सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा शुक्राणु जो है गर्भाशय की ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं, सी का हो जाएगा आपका 2nd। और डी बचा आपका, डी का मतलब है नलिका उच्छेदन, इसका मतलब है ट्यूबेक्टोमी। यहां पर ट्यूबेक्टोमी जो होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपकी ट्यूब को काट दिया जाता है जहां पर अंडे बनते हैं। तो आपका अंडाणु जो होगा वो गर्भाशय तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, डी का हो जाएगा आपका 1st। तो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सिद्धि सिंह का और वर्षा सिंह का आंसर सही है। अब आगे लास्ट आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। यानी जब हम 2022 की बात करेंगे, 17 अगस्त 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें 22, 23 से 23 क्वेश्चन ही आए थे जो कि साइंस से रिलेटेड थे। भले ही आपका 25 का वेटेज है, क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन में आपके 22, 23, 24, कभी कभी 25 भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कभी 26 भी हो जाते हैं। तो इस बात पर ध्यान नहीं देना कि इसमें 23 ही हैं। तो वो आपके डिपेंड करता है कि वो 22 आए, 23 आए, 24 आए, तो वो किसी और के पेपर यानी किसी और की संख्या को बढ़ा देगा, चाहे वो मैथ्स की संख्या को बढ़ाए, रीजनिंग की संख्या को बढ़ाए। ठीक है, बात करते हैं, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आप बात करेंगे
तो ये क्या है, ये आपका मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में इसे कहते हैं पोल। ये आपका क्या होता है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो जब कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो क्या होता है, तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। तो यहां पर वक्रता केंद्र से वापस लौट आई। तो अब एक बात बताओ कि यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कैसा बनेगा, जो किरण हमारी सीधे जा रही थी ये सीधे ही लौट आई, तो कोई एंगल क्रिएट हुआ नहीं हुआ। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से जाती, मान लो यहां टकराती और ये आती, तो इसके बीच में एंगल बन गया। लेकिन जब ये सीधी गई और सीधी ही वापस लौट आई तो इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं बना। तो वहां एंगल कौन सा होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके 17 अगस्त 2022 का जो पेपर हुआ था, उस 2022 के पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। जिस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से आपके आंसर हैं, सारे आंसर मैंने बता दिए। और आपको इसी तरीके से आपको हमारे साथ में रोजाना क्लास में पढ़ना है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि साइंस की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। पहली क्लास थी और पहली क्लास में शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैंने आपके सामने रखा, आपको उसको पढ़ाने की कोशिश की है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी का हम पूरा बैच यानी हम पूरी क्लास लेके आ रहे हैं जो कि आपके PYQ से रिलेटेड रहेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर कराए जाएंगे। तो जीएस की क्लास की अगर मैं बात करूं तो जीएस की क्लास जो होगी वो आपकी 5 बजे होगी, शाम को 5 बजे जीएस की क्लास रहेगी जो कि ललित सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर भी आपको PYQs कराए जाएंगे। इसके बाद 6 बजे जो क्लास होगी वो साइंस की क्लास रहेगी और 6 बजे की क्लास मेरे द्वारा आपको कराई जाएगी। और इसके बाद साइंस की क्लास के बाद में आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी जो कि आपको 8 बजे मिला करेगी। तो ये सारी क्लासेस जो रहेंगी आपको रोजाना रेगुलर मिलने वाली हैं। सारे ही शिफ्ट के पेपर यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ में आपको समझाने का तरीका भी रहेगा जिसमें आप समझें, जिससे कि आपके अगर इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको आसानी से कर पाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपको कल इसी टाइम पर शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।